नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है गणेश जी? कृपा शंकर जी नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? गिरो बस मत। बढ़िया। आज गणेश जी लग रहे हैं बिल्कुल आज प्रोफेशनल के अंदाज में। मूछे। और कृपा शंकर जी और सुनाए। कहीं लग रहा है आप निकल लिए थे कहीं साइड में। हाँ? बच्चे थोड़ा सा हल्ला मचा रहे थे घर में ही। नहीं उन्हीं ठीक को है, उनको शांत करने दवाई दे लगे। दिया। उनको दवाई दे दिया, ठीक है। जी नहीं लगाया नहीं, थप्पड़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है सर। तब ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। हालांकि हम लोग तो जब तक कुटाते नहीं थे तब तक मानते नहीं थे अपने बचपन में। हाँ? मार पड़ी है कि वो समय नहीं? चेंज हो गया है सर ना। समय तो चेंज हो गया है, लेकिन मार बहुत पड़ी है बढ़िया, कि बहुत नहीं बढ़िया। कृपा शंकर? हाँ? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। नहीं सर, मतलब दरअसल हम लोग तो जैसे कि सोना बनने के कतार में है सर ना, तो सोना बनने के बाद ही बनता है ना। हाँ हाँ, बहुत पीटना पड़ता है। पीटना पड़ता है, पीटना पड़ता है, पीटना पड़ता है। गणेश जी कुछ सब सही है गणेश जी? जी ज्वाइनिंग आवाज करा लीजिए सर। हो गया बिल्कुल जुड़ गए हैं आप। बिल्कुल ठीक है अब। परफेक्ट। अरे बस ना कोई साउंड डिस्टरबेंस, ना कोई किसी तरह की कोई दूसरी डिस्टरबेंस। एक ट्राई पार्ट ले लीजिए आप गणेश जी, जैसे मैंने ट्राई पार्ट पे लगा लिया है मोबाइल, तो इससे क्या फायदा वही होगा? वही वही करना पड़ता थोड़ा सा वो आसानी हो जाती है, बाकी तो चीजें। मूछ देखकर बड़ा शौक होता है मुझे, मैंने रखा भी, लेकिन मेंटेन करना बड़ा कठिन है इसको। मूछ हो गई, दाढ़ी हो गई। हाँ कृपा शंकर जी क्या कहते हैं? जी सर, जी सर। और यकीन मानिए मेरी बड़ी मोटी मूछ रखी थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछली चर्चाओं में। बहुत और कठिन है सर, बहुत कठिन। और एक बार मैं कैंची से उसको हाँ सेट करने की कोशिश कर रहा था, और कैंची से सेट करते करते वो इतनी पतली हो गई कि मैंने कहा हटा ही दो यार, छोड़ो इसको। तो ये अच्छा। चीजें हैं। ये तो है कि बड़ा कठिन है इसको कठिन है, सहेजना, कठिन है। बहुत कठिन है। और मेंटेन खासकर उनके मेंटेन करना लिए जो घर पे सेविंग करते हैं। हाँ, जो घर पे सेविंग करते हैं उनके लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, और बहुत ऐसे कठिन है। समय में सलून का तो हाँ, ऐसे समय में तो सलून का रास्ता देखना भी अनुचित लगता है। अनुचित लगता है। देखिए केवल कोरोना को मूंछों लेके। मूंछों सर कह रहे हैं, केवल हाँ मूंछों को सहेजना कठिन नहीं है। वास्तव में सच्चाई यही है कि मूंछों को मतलब कि इंडायरेक्टली में अगर जाइए तो उसको वास्तव में सहेजना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा आवाज अपने स्पीकर अपने मुंह के पास लाइए, कभी कभी छूट जा रहा है आवाज, बीच बीच में कट जा रही है कृपा शंकर जी। मैं मैं ईयरफोन लगा लेता हूँ सर, ईयरफोन। ईयरफोन ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा सटीक रहेगा। मुसीबत में आ गई। मुसीबत में तो आ ही गई। मुसीबत में आ गई, मुसीबत में आ गई। कृपा शंकर जी लगा लेते हैं, फिर इस विषय को थोड़ा स्पीड में लेके चलते हैं, क्योंकि और कोई मित्र आते दिख नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा घोर आश्चर्य का विषय है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर किसी को पता है कि मृत्यु आनी है, लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। नहीं मरना चाहता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये एसोसिएशन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर किसी को पता है कि यह उसकी जरूरत है, उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन वही है कि न अपनी समस्याओं को शेयर करने के लिए थोड़ा लोग समय नहीं निकाल पा रहे। यही फिगर आउट अगर आदमी कर लेता है, या हो सकता है कि उनको यह बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं लगता हो, तो प्रश्न उठता है कि अगर यह उपयोगी नहीं लगता है तो जो उपयोगी लगता है उस पर प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, उस चीज को करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन सहभागिता अवश्य रखनी चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करनी चाहिए। कई बार रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन आदमी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, तो रास्ता मिलता है। कृपा शंकर जी क्या कहते हैं आप? मिला तो आपको कोई पहले भी जुगाड़ कई बार कृपा निवेदन शंकर कर जी? चुका हूँ तभी। जी जी, बोले बोले सर। मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूँ सभी साथियों से
कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और आप लोगों के साथ जो भी समस्याएं आ रही है उनको पटल ठीक पर बात, ठीक रखिए। बात, जब ठीक तक उन बात, ठीक बात। समस्याओं को नहीं रखेंगे तब तक उसका निराकरण नहीं संभव है, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर को बीमारी बताएंगे नहीं तब तक इलाज कैसे करेगा वो। इलाज करता हूँ लेकिन यार, साथी हम सोचते हैं मिलजुल के ही तो कर कि रहे नहीं हैं। नहीं कोई फायदा नहीं। जी कोई फायदा नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से मैं देखता हूँ कि ये एक तरह से लापरवाही भी है, और बल्कि लापरवाही ज्यादा है, क्योंकि कुछ उस मरीज की तरह हम लोग हैं कि जब परेशानी हो जाती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में भागते हैं, लेकिन वही डॉक्टर बोलता है कि यार ये सावधानी रखो, ये चीज ना खाओ, ये चीज खाओ, तो परहेज हमसे नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का विषय है गणेश जी, और हम लोग यही समझते एक हैं और कि करवा सच्चाई है, जी एक जी और कड़वी सच्चाई है। कुछ मित्र जो है ना हमारे कुछ बातों से बड़ा असहमत होते होंगे। जैसे हाँ, हमने हाँ, प्रत्येक मीटिंग में बड़ा मुद्दा जोर से उठाया कि आपके खबरों का जो संकलन है, जो चयन है, वो बेहतर से बेहतर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा पाठक वर्ग जुड़ पाए। और ठीक आप बात, कोशिश कीजिए कि जो आमदनी के स्रोत हैं वो मूल स्रोत है उस पर ध्यान दें, जो ठीक सदस्यता ठीक, हो, विज्ञापन हो, इन पे ध्यान दें। लेकिन मैं अपने साथियों को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मार्केट में एक ट्रेंड चल चुका है कि अगर पोर्टल हम चला रहे हैं ना तो खबरों का हमें 1,000-500 रुपये मिल जाएगा, हमें उससे गुजारा करना है। जबकि मैं कहता हूँ वो रास्ता गलत है। ठीक है, आपको दे रहा है कोई अच्छी बात है, कोई बुराई भी नहीं, लेकिन आप अपने आय का मजबूत स्रोत को जब अपना लेंगे तो जो लोग 1,000 रुपए दे रहे हैं ना वो आपको 5,000 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। आप खाएंगे तो थोड़ा बढ़िया खाइए ना, हाँ आप हाँ हल्का हाँ क्यों हाँ। खाएंगे, ताकि नहीं, आपकी सही साख बात, बनी रहे, आपकी साख भी बनी रहे। और जो 1,000 रुपए देता है वो 10 जगह गाएगा, जो 5,000 देगा वो 10 जगह नहीं गाएगा। ठीक बात, ये ठीक बात, कड़वी ठीक बात। सच्चाई है। इसमें ये है कि जो पब्लिक ऐप वगैरह आया हुआ है, तो इसमें भी लोगों को काफी जोड़ा है इसने, और पैसा दे रहा है फिलहाल। लेकिन जहां तक मुझे लगता है गणेश जी कि ये बहुत ड्यूरेबल मॉडल नहीं है, और बहुत लंबे समय तक ये मॉडल चलेगा नहीं, और इसमें आमदनी का स्रोत धीरे 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 कम होता चला जाएगा। जैसे मैं एडसेंस से तुलना करता हूँ, पहले के समय में एडसेंस अच्छा खासा पैसा देता था, लेकिन बाद में जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो उसका स्रोत धीरे 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 कम होते चलेगा। अभी ये है कि अभी कुछ जिलों में 2-4 लोग जुड़े हुए हैं, 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत पैसे दे दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी, पैसे में कमी भी आएगी, और ये मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, देखिए कब तक उसके पास फंडिंग है, कब तक वो लगा सकता है, ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो फंडिंग के बल पे चल रही हैं, विदेशों से कई सारे इन्वेस्टर से फंड आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल चीजें नहीं चलती है। बहरहाल हम चर्चा करते हैं आज के विषय पे, और आप सदस्यों का मैं स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करूंगा गणेश यादव जी को कि पत्रकारों की सुरक्षा आज का जो विषय है उस पे एक ब्रॉड नजरिया आप रखें, अपना अनुभव सामने रखें, और इस चर्चा को एक मजबूत शुरुआत दें। गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। देखिए, आज का जो प्रमुख मुद्दा है पत्रकारों की सुरक्षा, और हम लोग चाह रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म पे इन विषयों को रखा जाए ताकि अपने जो भी साथी पत्रकार है, जो भी क्षेत्र में जब कार्य करने जाते हैं तो उनको दो चार होना पड़ता है सुरक्षा को लेकर के, उन सुरक्षाओं से संबंधित जो भी विषय है कहीं ना कहीं उसका समाधान करने की आवश्यकता है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, हमें सबसे पहले अपने जो भी पोर्टल के पत्रकार हैं, वेब पोर्टल के, उनको अपनी एकजुटता बनानी पड़ेगी। एकजुटता कहते ना कि एकजुटता वो चीज है जो किसी भी व्यक्ति को ताकत देता है, किसी भी संगठन को ताकत देता है। एकजुटता जब हमारी रहेगी तो कहीं पे किसी प्रकार का कोई हंगामा होता है या हमला होने के संकेत होते हैं, कुछ भी होता है, वहां हमारी सुरक्षा ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक तो एकजुटता है। दूसरा है कि जब हम खबर कवर करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे पहलुओं को ध्यान रखना होता है। कुछ भी अनैतिक कार्य ऐसे ना करें जिससे कि वहां जिन संबंधित विभाग का हम खबर कवर करने जाते हैं वहां रोष उत्पन्न हो और आपके प्रति वो लोग आक्रामक हो। हमें इन सभी पहलुओं का, खबर नहीं होगा चलेगा, लेकिन खबर कुछ गलत ना हो तो वो ज्यादा नुकसानदेह है। हम कहते हैं ना कि किसी को बुरा दिखाने के बजाय उसको न दिखाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये एक फील्ड का अपना मेरा अनुभव है। बाकी हो सकता है सभी साथियों की अपनी अपनी राय होगी, अपने अपने विचार होंगे, लेकिन मेरी अपनी राय है कि कुछ भी अगर कवर करने हम जाते हैं, सबसे पहले उन सभी चीजों को समझे, बारीकी से समझे। उसके बाद जिनसे भी क्वेश्चन आंसर करना है, जिनसे भी बाइट वगैरह लेनी है, वो बिल्कुल सावधानी से करें। हम किसी भी चीज में जल्दबाजी जब करते हैं तो सामने वाले को थोड़ा
भास हो जाता है कि ये अनजान है, इनको किसी भी चीज की अच्छी जानकारी नहीं है। वहां काफी हद तक जो एक धीर है, धीर हमें हमला का शिकार बना सकती है। तो हमें ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सावधानी के साथ साथ खबरों का जो चयन है, मान लीजिए आज हमने खबर कवर किया, उस खबर को पब्लिश कर दिया, लेकिन अगले दिन जब हम जाते किसी और खबर पे, लेकिन जो हमारी पुरानी खबर है वो कहीं ना कहीं मार्केट में घूम रही होती है। तो जो खबरों का चयन है, अगर हमारा नियमित ठीक रहेगा, जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो पाठक है, उनके दिमाग में हमारे प्रति एक बेहतर नजरिया पेश होगा कि नहीं, इनके खबरों का चयन बहुत संतुलित होता है और किसी भी खबर को बहुत ही सावधानी पूर्वक ये दिखाते हैं, चलाते हैं और पढ़ाते हैं। खबरों का चयन भी हमारी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। चौथी चीज है कि हमारी आमदनी का स्रोत, आमदनी का जब मुख्य स्रोत बढ़िया होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा, तो हमें किंतु परंतु में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हम किंतु परंतु में पढ़ते तो वहां भी एक हमले के और एक शक की निगाह से देखने वाली बात होती है, जहां पे खतरे की भावना रहती है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा। इनकी 4-5 पहलू जो भी है मुख्य, इन सभी चीजों को सावधानी पूर्वक, गंभीरता पूर्वक देखने के बाद जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, अब हमें सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा जो अपना एक दिनचर्या है, हमारा जो अपना जीवन शैली है, बहुत सुरक्षित हो गई है। और ऐसे में मैं 100% कहता हूं कि किसी भी प्रकार से हमें आशंकित होने की भी आवश्यकता नहीं होगी और ये बेहतर तरीका है। जी, ये मेरा मानना है। जी, बहुत सटीक आपने बातें रखी, और किस प्रकार से खबरों का चयन और लोगों के सामने हम अगर जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो बहुत ज्यादा उसमें हम एग्रेसिव पत्रकारिता ना करें, ताकि वो लोग भी हमारे प्रति रोष का महसूस ना करें, रोष उत्पन्न ना हो उनके मन में। इसके अलावा जो है, खबरों का चयन करते हैं, हम एक बार लिख तो देते हैं और हमारे लिए वह बेशक एक खबर हो सकती है, लेकिन जो पक्ष उससे संबंधित होता है, अगर गलत रिपोर्टिंग हो जाती है तो वह पक्ष अपना मान हानि महसूस करता है और आपके प्रति व्यक्तिगत खुन्नस भी पाल लेता है। इसीलिए खबरों का चयन बड़ी सावधानी से जरूरत है। उसको सिर्फ एक ऐसा न लें कि वह यंत्रवत है, बल्कि वह खबर किसी के जीवन से जुड़ा हो सकता है। जैसे कोई क्रिमिनल नहीं है और उसको हमने क्रिमिनल बोल दिया और वह खबर वायरल हो गई, और तो हमारे लिए तो वह एक खबर है, लेकिन यह है कि जो व्यक्ति अपमानित हुआ है, जो व्यक्ति बदनाम हुआ है, उसके लिए तो वह बड़ा मुझे लगता है कि एक अपमान का विषय है, और वह आपसे व्यक्तिगत रूप से खुन्नस रख सकता है। इसीलिए जांच पड़ताल जरूरी है, शब्दों के चयन में सावधानी बेहद आवश्यक है, और यही वह चीज है जो मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी के लेवल पर हमें एक सुरक्षा दे सकती है। इसके अलावा कृपाशंकर जी जुड़े हुए थे, और मुझे लगता है कि अभी किसी टेक्निकल गलती के कारण वह छूट गए, तो उनसे भी हम एक बार चर्चा सुनेंगे। बहरहाल जो सिक्योरिटी का मैटर है, वह मैटर एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और हमें एक वर्ड में अगर बोला जाए गणेश जी, तो जिम्मेदार होने की जरूरत है। और अगर हम जिम्मेदार होते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात सामने आती है और लोग यह समझते हैं कि भाई चलो ठीक है, यह अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपना प्रोफेशनल है, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है। तो किसी के खिलाफ खबर भी लिखी जाती है, अगर कोई क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल बोल भी दिए तो आदमी सोचता है कि यार चलो ठीक है, ये पत्रकारिता कर रहा है। और कई बार हम देखते हैं कि कई बार विरोधी लोग भी हमारी बड़ी इज्जत करते हैं अगर हम सही से पत्रकारिता करें, तो किसी के खिलाफ भी पत्रकारिता करते हैं। लेकिन यह है कि हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है किसी को हमें क्रिमिनल कहना हुआ, अगर 2 क्रिमिनल हैं तो एक को हम साधु नहीं कह सकते, एक को हम क्रिमिनल ही नहीं कह सकते। मतलब मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। मैनिपुलेशन से क्या होता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे आंच आती है और वहां से फिर दिक्कत उत्पन्न होती है। बहरहाल गणेश जी आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। कृपा शंकर जी, तो लग रहा है डिस्कनेक्शन हुआ है कृपा शंकर जी का। कृपा शंकर जी ठीक है? वीडियो भी नहीं दिख रहा है आपका, ऑडियो भी नहीं आ रही। आपके विचार सुनने के लिए मैंने आपकी तरफ मुखातिब होना चाह रहा था। हाँ कृपा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज तो आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है आपकी कृपा जी, आ रही है। हाँ सर, दरअसल हाँ सर नेटवर्क की दिक्कत हमको लग रहा है, कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिकली कट जा रहा है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप भी अपने विचार को जारी करें कि पत्रकारों गणे की सुरक्षा विषय पर क्या कहते हैं आप? क्या आपका नजरिया है पत्रकारों की सुरक्षा के विषय पे? गणेश गणेश सर की बात से हम सहमत हैं। उन्होंने सही कहा कि जब डिस्कनेक्शन हुआ एक। बहरहाल जुड़ रहे हैं। जी, जी बताएं। आप चाहें तो वीडियो बंद कर दें तो आपका नेटवर्क का कम लगेगा एक्सेस, और ऑडियो आप जारी रखें, कृपा भाई। हाँ, आवाज आ कोशिश रही है, बोलिए। हाँ, कोशिश किया जाए कि मतलब कि कहीं पत्रकारिता करते वक्त पार्टी न बना जाए। पार्टी बनने पार्टी बनने का मतलब मेरा ये रहा कि मतलब कि किसी एक पक्ष की तरफ से रिपोर्टिंग करते वक्त कभी भी एक पक्ष की तरफ से ही अगर हम अपनी बात रखने लगते हैं कि हाँ या गलत हो गया, आपने गलत किया, तो वहां पर गलत पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं हम तब। एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए अगर हम मान लीजिए अपनी बातों को रखेंगे तो हमारे जो व्यूअर हैं उनके बीच में संदेश भी अच्छा जाएगा। और दूसरी बात, शब्दों का चयन, रिपोर्टिंग अगर हम लिख दे रहे हैं, मतलब रिपोर्टिंग करने के बाद अपना लेख हम लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी होता है कि अपने किसी के लिए कैसे शब्दों का हम चयन कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई, अभी आप ही ने कहा सर कि मान लीजिए कोई बदमाश है या गुंडा किस्म का व्यक्ति है, तो गुंडा शब्द अगर मान लीजिए हम वहाँ दिखाते हैं, अगर लिखते हैं इस चीज को, तो हो सकता है उसका कुछ बैड इफेक्ट पड़े। लेकिन उस शब्दों का अगर उसके जगह है कि हाँ अलग एक शब्द का जो शब्द उसको हिंट भी नहीं करता है और उस शब्द से लोग समझ भी जाते हैं, अगर ऐसे शब्द का यूज करते हैं तो वो बेहतर होगा, जैसा मेरा अनुभव बोलता है। और दूसरी बात, सुरक्षा की जहां बात की जाती है, सुरक्षा तो मान लीजिए कि पत्रकारिता क्षेत्र में है तो वो आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और सुरक्षा आपको उसी हिसाब से सुरक्षा भी मायने रखती है। मान लीजिए कि अगर क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर हम क्राइम रिपोर्टिंग है, खबर तो मुझे लिखना ही लिखना है सर। अब मान लीजिए किसी न किसी पक्ष, जो सही पक्ष है, मान लीजिए उस पक्ष की तरफ से तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा अगर सही है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो बातें बनी जाती हैं कि हाँ वास्तव में सुरक्षा की थोड़ी सी परेशानी हो जाती है अगर उस टाइप की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यह समस्याएं तो एक रिपोर्टर के लिए आम बात है, वो होती रहती हैं सर। गणेश ठीक सर। बात, बिल्कुल सटीक बोला। हाँ गणेश जी, करें, कंटिन्यू ऐसे करें। में मेरा मानना है कि कृपा शंकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि रिपोर्टिंग के समय हम किसी एक पक्ष का न होकर के, और खासकर क्राइम रिपोर्ट है तो हमें किसी न किसी का पक्षधर होना पड़ेगा। अच्छी बात है, हम पक्षधर हों, लेकिन साथ में जो दूसरी पार्टी है उसका भी कुछ न कुछ बयान सुने, और खबरों में सिर्फ एक शब्द जोड़ देने की आवश्यकता है, ये इनका बयान था, ये इनका बयान था। अब देखना ये है कि दोनों पक्षों को देखते हुए कानून अपना काम किस प्रकार करती है, वहां पे हमारा बचाव बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ना तो हम किसी का पार्टी बने और दोनों की बातों को भी कह दिए। जिस प्रकार हमारे अपने, जिनके हम वंशज कहे जाते हैं, नारद जी को कभी देवता डांट देते थे, कभी असुर डांट देते थे, लेकिन वो इन शब्दों का कभी बुरा नहीं मानते थे, और अपनी जो बात थी वो हंसते हंसते कह जाते थे। उसी प्रकार पत्रकार की जो भूमिका है वो इस प्रकार है कि कहते हैं किसी को पूरी चाकू भी चुभो दी जाए तो सामने वाले को लगे यार दर्द भी नहीं हो रहा है, काम भी हो जाए और एहसास भी ना हो जाए। इसी प्रकार पत्रकारों को पेश आना होगा। तो लग रहा है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र में हमारी जो दुविधाएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जी। एक और भी, जैसे मतलब परिस्थिति आ ही गई, अगर आपको थ्रेट हो ही गया गणेश जी, क्योंकि आपने नजदीक से काम किया हुआ है, तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि भाई कई बार गुंडे लोग भी फोन करके भाई धमका देते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग धमका देते हैं, भाई ये खबर न छापो, खबर छापना भी पड़ता है, कई बार अटैक भी करना पड़ता है। तो अपने ऊपर खतरों को कैसे पहचाने, और उसके प्रिकॉशन के लिए, एक तो हो गया कि हम बचाव करें कि ऐसे खतरे नहीं आए, लेकिन आ ही जाते हैं खतरे कई बार, तो इसको पहचाने कैसे और इसे सुरक्षा के लिए क्या एहतियात किए जाए? गणेश भाई, क्या आपका नजरिया है इस पे? देखिए, जहां तक मानना है कि अगर इस प्रकार की गतिविधि वाले व्यक्ति का आपको खबर को दबाने के लेकर के कभी भी फोन वगैरह आता है, तो पत्रकारों में इतनी थोड़ी बहुत तो कॉमन सेंस होती है कि वो भांप जाते हैं, और ऐसे में इसको हल्का न लेते हुए जो भी प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जो भी पुलिस को सूचना देना है या संबंधित विभाग को सूचना देना है, वो सूचना देना अति आवश्यक है। आप ये ना समझे कि अरे कुछ नहीं कर पाएगा,
अगर ये कुछ करता तो मेरे भी पास 4-5 बदमाश है, मैं भी उसको जो भी करना होगा कर दूंगा। आप किसी भी चीज को एक टेक्निकल रूप से लेंगे, कानूनी प्रक्रिया के तहत लेंगे, तो आपके लिए बचाव का जो माध्यम है वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्पत कि किसी को आड़ या पार का आमना सामना करने के बजाय। ये जाहिर सी बात है कि जब कुछ ऐसी खबरें होती है तो कोई खबर को दबाने के लिए फोन करता ही है, वो कोशिश करता है कि मैनेज हो जाए। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि मैनेज होना अपने आप में अपमानित जैसा महसूस होता है कि हमारी पत्रकारिता की जो एक कलम है उसका इंक खत्म हो गया है, स्याही खत्म हो गई है, कलम की नींव टूट गई है, ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। तो ऐसे में आप उन खबरों को बिल्कुल संतुलित करके और सामने वाले को कोशिश कीजिए समझाने की कि भाई इस खबर को मैं लिख रहा हूँ, जो गंभीरता उसको लिख रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गलत चीजें आई है तो आप अपना बयान दे सकते हैं, आपकी बातों को भी मैं लिखूंगा। मैं तो पारदर्शी तरीके से पत्रकारिता करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक पक्ष को लेकर चलूंगा, हम दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे। लेकिन फिर वही तीसरी चीजें आ गई कि दोनों पक्षों को लिखने के बाद ये कोड जरूर कर देना है कि इनकी ये राय थी, इनकी ये राय थी। बहरहाल इन दोनों को देखते हुए कानून अपना काम किस प्रकार करती है, तो वहां हमारा बचाव काफी हद तक हो जाएगा। और सामने वाले जो हमें धमका रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, इन्होंने हमारी बातें भी सुनी। ये सुनना जरूरी है, चाहे बदमाश हो या शरीफ हो, दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। ये हमारा पत्रकारिता धर्म कहता है। जी। एक एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान आती है, जो मित्र आप लोग तो खैर इससे अवेयर होंगे और आगे भी जो मित्र सुनेंगे, अगर फोन आता है कई बार आपके पास, तो नॉर्मल तौर पे शाम दाम दंड भेद हर अस्त्र सामने की तरफ से भी किसी पत्रकार पे, किसी डिजिटल जर्नलिस्ट पे इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि वो आपको कुछ पैसे ऑफर करे। फायदा यह होता है इस चीज में कि आप एक बार पैसे ले सकते हैं और आपको लगेगा कि भाई चलो 10-20 हजार 25 हजार 50 हजार आमदनी हो गई। लेकिन अगली बार आप अपनी कलम को बेच चुके होते हैं और अगली बार आप लिख नहीं पाएंगे। इसको मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ब्लैकमेलिंग के तात्कालिक फायदे आपको दिख सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह नुकसानदायक है। दीर्घकालिक रूप से फिर आप लिख नहीं पाएंगे और व्यक्तिगत शत्रुता हो जाती है। फिर अगर आप पत्रकारिता के तौर पे किसी को लिख रहे हैं तो आदमी सोचेगा चलो यार 10 लोग छाप रहे हैं, ये भी छाप दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार मैनेज हो गए, एक बार अगर आपने किसी कारणवश, किसी लालचवश उस चीज को छोड़ दिया, तो अगली बार मुझे लगता है कि फिर कहानी खत्म हो जाती है अगली बार। इसीलिए कच्चे लालच में नए बच्चों को खासकर नहीं पढ़ना चाहिए और इससे सावधान इसलिए भी रहना चाहिए कि अधिकांश बातें फोन पे होती हैं और हर पक्ष फोन की रिकॉर्डिंग करता है, इसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई सामान्य फोन भी आता है तो दूसरा पक्ष भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फोन पे अगर पैसे मिले भी नहीं, लेकिन कई बार ऐसे केस आए हैं गणेश जी कि देखो ये बंदा तो जो है पैसे की बात कर रहा है, आपको पैसे भी नहीं मिले और आप जो है आपकी बदनामी पता चलता है कि आपका स्टिंग हो गया, आप फैल गए। तो इसीलिए इस चीज में ब्लैकमेलिंग में बड़ा सावधान रहने की जरूरत है और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। गणेश जी कुछ कह रहे थे आप इस पे? मेरा मानना है सर कि ऐसे में हमारे उन नवोदित साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, खासकर ऐसे केस में शाम को ही फोन आता है, सामने वाले अपना खा पी करके दूसरे मूड में फोन करते हैं, क्योंकि नॉर्मल मूड में बदमाश भी कई बार फोन नहीं करता है, वो भी कोशिश करता है शाम का हो फिर खा पी ले उसके बाद हम फोन करें। ऐसे में कोशिश किया जाए कि उनसे ज्यादा लंबी बात न की जाए और ये कहा जाए कि भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कहीं व्यस्त हूँ, आप अगर कल फोन करें तो मैं आपकी बात पूरी अच्छे तरीके से सुन पाऊंगा। और ऐसे में उन चीजों की भी रिकॉर्डिंग खुद भी कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और चाहे कितना भी बार प्रयास करे वो बात करने का, लेकिन शाम को बात न करे तो आधी समस्या तो यूं ही खत्म हो जाती है। मैं इस चीज से सहमत हूं कि अगले दिन अगर वो फोन करेगा सुबह तो वो सारी बातें बिल्कुल नहीं कर पाएगा जो एक दिन पहले शाम को करना चाह रहा था। तो कोशिश करेगा कि अब जो सही माध्यम है, जो सही रास्ता है, वो किस प्रकार अपनाया जाए। और आपने बिल्कुल बड़ा सटीक बातें कही, एक बार अगर आपकी कलम बिक गई तो अगली बार से आप लाख प्रयत्न कर लें कि नहीं मैं सच्चा और ईमानदार हूं, वो दाग कभी धुले नहीं धुलेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों से जितना बचे, हमारे अपने एक लंबे करियर के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। वनिस्पत
चंद पलों के लिए हम 2-4 सिक्कों के लिए अपना जमीर बेच दें। जी नहीं ठीक है, एक चीज ये होती है कि भाई कमाई के लिए शॉर्टकट बहुत लोग ढूंढते हैं, लेकिन कमाई आपका ब्रांड है और आप जिस नाम से जो पोर्टल चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो आपका ब्रांड है। और अगर आप उसको बेच देते हैं तो फिर वो कमाई करने का कोई माध्यम ही नहीं रहेगा, फिर तो एक सर्कल हो जाएगा। इससे बेटर रास्ता ये है, और कमाई की जरूरत चूंकि सबको होती है, तो कच्चे लालच में आप तब नहीं पड़ेंगे जब आप अपनी आमदनी के दूसरे स्रोतों को मजबूत रखेंगे, जिस पर चर्चा हमारी दूसरी वीडियोज में, दूसरी मीटिंग्स में हो चुकी है। तो हाँ, कृपा शंकर जी बोलिएगा। तो इसको मेन सर चीज ये है कि हाँ बोलिए बोलिए कृपा शंकर जी, हाँ, आप पूरा कर लीजिए, कुछ बोल रहे हैं एक आप, थोड़ी सी बोलिए। समस्या है और जानना चाह रहे थे। हाँ, जानना चाह रहा था कि आजकल का ट्रेंड हो गया है सर कि जैसे मान लीजिए पुलिस पुलिस की कहीं बात हो रही है, कहीं पर लफड़ा हो गया कुछ या कुछ ऐसा उपद्रव हो गया, तो हम लोग ज्यादातर रिपोर्टर जो हैं वो पुलिस के बीच में ही रहते हैं। लेकिन खबरों को सनसनीखेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पुलिस को मान लीजिए कुछ दिक्कत हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर वास्तव में लाठीचार्ज की आवश्यकता है या दबाव देने की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करते हैं रिपोर्टिंग में पुलिस की लाठीचार्ज को तो दिखाते हैं, लाठीचार्ज को दिखाते हैं, लेकिन मतलब वो कारण क्या हुआ उस चीज को नहीं उसको शो करते हैं। यह कहाँ तक सही है, क्या यह सही है? नहीं नहीं, सटीक बात बताया आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए रीजन क्या है कि जो खबर लोग दिखाते हैं और सनसनीखेज बनाने से, इसी पे हम लोग चर्चा ही कर रहे थे। बचना नहीं चाहिए, दोनों पक्षों को रखना चाहिए। और प्रशासन को अगर कहीं आवश्यकता होती है तो बहुत सारे जो गंभीर पत्रकार होते हैं, जो पुराने पत्रकार हैं, वो सहयोग करते हैं। देखिए तालमेल के साथ ही पुलिस वालों की जरूरत आपको पड़ेगी, प्रशासन की जरूरत आपको पड़ेगी। और तालमेल पे बड़ा गणेश जी अच्छा बहुत कई सारी वीडियोज में बोल चुके हैं, किस प्रकार तालमेल बनाया जाए साथियों से, सीनियर से, जूनियर से। तो ये सही बात है, सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए, खासकर नए लोगों को इसमें सावधानी से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और जहां तक बात है कि वही सिक्योरिटी को लेके चल रहे हैं, तो कई सारे विषय जुड़े हुए हैं, और इन विषयों को भाई सही से रिपोर्टिंग कीजिए। तो ऐसी नौबत ना आए, ऐसी नौबत आती है तो प्रशासन का सहारा लें, लिखित रूप में सहारा लें, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई आपके पास फोन ऑन आता है तो रिकॉर्ड करके रखें, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग को बहुत जल्दी आप ओपन न करें। कई बार क्या होता है कि कोई सपोज कीजिए कि ड्रिंक करके कोई गुस्से गुस्से में कोई बात कह दिया, पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग को अपने यूट्यूब में निकल जाती है, तो उसको सेंस करना बहुत आवश्यक है और उसकी गंभीरता को समझना बहुत आवश्यक है। तभी उसके आधार पे आप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि चीजें होंगी। गणेश जी समय की बड़ी वो है, तो आप सारी चीजों को समराइज करते हुए चर्चा को विराम दें, क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे हुए हैं। गणेश जी। मैं बस 1 मिनट में अपनी बात को समापित करूंगा। प्रत्येक चीज का अपना एक समय होता है, जैसे राजनीति का हो, व्यवसाय का हो, पत्रकारिता का हो। 15-20 साल में उसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे हमारी पत्रकारिता 1990 से पहले और 2000 तक, मैं मानता हूँ 2000 तक जो पत्रकारिता थी अच्छी पत्रकारिता थी। अब की जो पत्रकारिता, खासकर जो मैं बुराई नहीं कर रहा लेकिन एक कड़वा सच है, खासकर जो टीवी चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने को लेकर के, जैसा कृपा शंकर जी ने कहा कि खबरों को सनसनी पैदा करने के लिए एक अलग रूप दे देते हैं। ये भी ट्रेंड चल रहा है। टीवी चैनल का अपना मानना होता है कि हमारी खबरें किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोरेगी, जिसके कारण जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो भी चीजें करते हैं। आप 90 से पहले की बात देखें या 2000 से पहले की बात देखें, तो जो पत्रकार हमारे होते थे या जो चैनल या अखबार होते थे, उनके खबरों में एक कहीं ना कहीं गंभीरता होती थी। उसी प्रकार की गंभीरता पुनः आने वाला है। वो दौर बहुत जल्दी जाने वाला है जो लोग सनसनी पैदा करके अपनी सुर्खियां बटोरते हैं। जैसे हम और आप जैसे युवा नौजवान साथी उन दौर को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से उठाएंगे और बढ़िया से बुनाएंगे। वो समय पुनः आएगा कि अच्छी पत्रकारिता ही जीवंत रहेगी, बाकी बनावटी पत्रकारिता तो सब धूमिल हो जाएगी। और मैं तो उन सभी तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो भी अपने एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं कि एक सप्ताह में एक बार जरूर थोड़ा सा समय निकाले, ताकि जो भी चर्चाएं होती है उसमें आपकी जब भूमिका होगी तो और चर्चा सार्थक हो जाएगा और हम अपनी समस्याओं का निराकरण कर पाएंगे और अपनी समस्याएं जो भी क्षेत्र में आती है उसको पटल पे रख पाएंगे, तभी उसका निदान मिल पाएगा। तो मैं बारंबार उन सभी साथियों से निवेदन भी करता हूं कि कृपया रविवार को कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही आप जरूर जुड़े
ताकि चर्चा परिचर्चा में भाग ले सके। जी बहुत बहुत आप साथियों का धन्यवाद। एकदम समय जो है अपनी सीमा पे है और आने वाले समय में भी इस वीडियो के माध्यम से जो मित्र इसको देखते हैं और अपना पोर्टल चलाते हैं तो एसोसिएशंस को ज्वाइन करें लोग, और ज्वाइन करने के बाद तमाम मुद्दों पे चर्चा करें, क्योंकि देखिए समझ बढ़ाने में, सफलता पाने में समय लगता है। और यही चीज है कि अगर हम सप्ताह में इतने घंटे होते हैं, इतने दिन होते हैं, उसमें से आधे घंटे अगर हम निकाल सकते हैं, 40 मिनट निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए सार्थकता होगी। और पुराने वीडियोस को देखें, कोई राय आती है, समझ आती है तो उसी में कमेंट्स करें और विभिन्न माध्यमों से संपर्क करें। तो आप सभी मित्रों का धन्यवाद। गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एसोसिएशन के जो साथी नहीं आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम वीडियो देख के कमेंट जरूर करें। और आने वाले समय में भी जो मित्र अपना पोर्टल चलाते हैं और गंभीरता से लेके चलना चाहते हैं, उन सभी को आमंत्रण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।